अच्छा जी, अब आ जाता है हमारे पास स्टेप्स ऑफ मेकिंग पोर्सलीन। मीन्स कि पोर्सलीन बनता कैसे है। सबसे पहला स्टेप होता है कॉम्पैक्शन, फायरिंग, देन ग्लेजिंग। कॉम्पैक्शन क्या होता है कि हम प्लेटिनम फॉयल के अंदर जो अपना मटेरियल होगा उसको पैक्ड कर देंगे। कॉम्पैक्शन है ना, कम्पैक्ट कर देंगे मीन्स उसको पैक्ड करके रख देंगे प्लेटिनम फॉयल के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, श्रिंकेज कम हो जाएगी और उसका साइज़ कम हो जाएगा। देन आ जाता है फायरिंग पर। फायरिंग में हमारे पास क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पे प्लैटिनम फॉयल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम पोर्सलिन फर्नेस यूज़ करते हैं जिसको हम वैक्यूम भी कहते हैं, पोर्सलिन वैक्यूम या पोर्सलिन फर्नेस। इससे हमारे पास क्या होगा, इसकी पोरोसिटी कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी और क्रम्बल्ड सरफेस आएगा। मीन्स अभी सरफेस कैसा हुआ है, स्मूथ नहीं हुआ, क्रम्बल्ड सरफेसेस हैं अभी। तो ये हमारे पास फायरिंग से होता है। जबकि ग्लेजिंग से क्या होता है, लो फ्यूजिंग ग्लास हम यूज़ करते हैं। अपीयरेंस इससे बहुत अच्छी होती है, अपीयरेंस अच्छी होती है मतलब स्मूथ सरफेस और सरफेस इम्परफेक्शंस को कम कर रहा है, सरफेस इम्परफेक्शंस। अच्छा जी, तो फायरिंग क्या है, हमारे पास प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग क्ले एंड ग्लासेस, अब सॉरी ग्लेजेस, ठीक है, ग्लासेस और ग्लेजेस अलग है। क्ले और ग्लेजेस को हम जो है एक साथ लेकर आते हैं अप टू अ हाई टेम्परेचर, मीन्स रैपिड कूलिंग करके उसको हम कहते हैं फायरिंग। अब हमारे पास क्या टॉपिक है कि टू इम्प्रूव, अब हमने ये सारे मेथड्स पढ़े कि ग्लेजिंग प्रॉपर्टी होती है, वर्किंग प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ। ग्लेजिंग में से उसकी एस्थेटिक्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या हो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कम हुई हुई हों तो इसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, तो ग्लेजिंग के लिए मीन्स के ज़्यादा ट्रांसलूसेंसी के लिए, ग्लेजिंग मीन्स उसकी अपीयरेंस, तो ज़्यादा ट्रांसलूसेंसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम लो फ्यूजिंग ग्लास यूज़ करेंगे, लो फ्यूजिंग ग्लास यूज़ करेंगे। और हम दूसरा काम ये करेंगे कि टेम्परेचर ऑफ फर्नेस को कंट्रोल रखेंगे, कंट्रोल ऑफ फर्नेस टेम्परेचर मीन्स जो वैक्यूम टेम्परेचर। ग्लेजिंग हमारे पास क्या है कि ट्रांसलूसेंसी बढ़ाने के लिए हम लो फ्यूजिंग ग्लास यूज़ करते हैं या फर्नेस टेम्परेचर को कंट्रोल में रखेंगे। इसकी वर्किंग प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम बाइंडर डालेंगे विच इज़ शुगर, या शुगर भी कौन सी, जिसको हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है। तो वर्किंग प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम बाइंडर ऐड करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को ऐड करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करते हैं एल्युमिनियम या मेटल कोई, सही है। हमारे पास ज़ाहिर सी बात है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वो जितना ज़्यादा ब्रिटल है उसको हार्ड बनाने के लिए तो हम कोई मेटल ऐड करेंगे जो कि यूजली एल्युमिनियम होता है। बाकी स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, आयन स्ट्रेंथिंग मेथड। फिर हमारे पास जो पांचवा तरीका है किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो हमारे पास है कि इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं कोर ऑफ एल्युमिनियम, सही है। इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, कोर ऑफ एल्युमिना ऐड कर देंगे, जिससे पोर्सलिन क्राउन्स बनते हैं। और ये हमारे पास क्यों करते हैं, क्योंकि अच्छा एल्युमिनियम को ना हम क्रैक स्टॉपर भी कहते हैं, क्रैक स्टॉपर, क्रैक्स को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, तो एल्युमिनियम को हम क्रैक स्टॉपर भी कहते हैं। और एल्युमिनियम को पोर्सलिन के साथ क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इनका सेम होता है एल्युमिनियम और पोर्सलिन का, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये दो चीज़ें इसकी सेम होती हैं। इसलिए पोर्सलिन के साथ हम कोई और मेटल यूज़ करने के बजाय क्या प्रेफर कर देंगे, हम एल्युमिनियम यूज़ करें, क्योंकि एल्युमिनियम की ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी सेम मैच करती हैं और इसको हम क्रैक स्टॉपर भी कहते हैं, क्रैक्स को भी ये प्रिवेंट करता है। स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है आयन स्ट्रेंथिंग मेथड और एक है थर्मल स्ट्रेंथिंग। आयन स्ट्रेंथिंग मेथड क्या होता है कि जो मटेरियल होगा उसको हम सोक करेंगे, सोक मटेरियल इनटू मोल्टन सॉल्ट, जो मटेरियल उसका होगा उसको हम सोक करेंगे मोल्टन सॉल्ट के में, बल्कि और जो सॉरी जो हमारा थर्मल स्ट्रेंथिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पुट आउटर लेयर, जो उसकी ऊपर वाली लेयर होती है पोर्सलिन की, उसको हम डाल देंगे कंप्रेशन के लिए। अच्छा जी, तो अब हमारे पास टॉपिक है कैट कैम रेस्टोरेशंस, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस मेथड है हमारे पास। कैट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम की हमारे पास होती है कंप्यूटर एडेड मशीन, कंप्यूटर एडेड मशीन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कैट कैम रेस्टोरेशंस हैं।
इसके अंदर हमारे पास इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है कि हाई टेक अप्रोच ऑफ प्रोवाइडिंग पेशेंट्स विद टूथ कलर रेस्टोरेशन। ठीक है, क्या है हमारे पास हाई टेक अप्रोच है, हाई टेक अप्रोच ऑफ प्रोवाइडिंग पेशेंट्स विद टूथ कलर ड्रेस। कैम रेस्टोरेशन के अंदर होता क्या है, इनके स्टेप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग मीन्स कि हमारे पास एक वीडियो कैमरा होता है जिसके ज़रिए हम पूरा पेशेंट को जो है ना स्कैन कर लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या मसला है। ठीक है, वीडियो कैमरे के थ्रू हम स्कैनिंग कर लेंगे। दैन हम लेते हैं ऑप्टिकल इम्प्रेशन। ठीक है, ऑप्टिकल इम्प्रेशन लेने के बाद फिर हम कंप्यूटर की हेल्प से बनाते हैं डिज़ाइन। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कि हमारे पास शो हो रहा होता है। डिज़ाइन क्या है, मीन्स कि मुझे पता चल गया कि भाई स्कैनिंग से मुझे पता चल गया कि पेशेंट के इस उसमें टूथ में मसला है, ये मुझे ये काम करना है। दैन मैंने इंप्रेशन लिया। इंप्रेशन लेने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिज़ाइन आ जाता है कि भाई ये है, ये इंप्रेशन आया है, तो ये हमारे पास अब जो भी हमने बनाना है ग्राउंड ब्रिज वो इस डिज़ाइन का होना चाहिए। हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है दैट इज़ अकोमोडेशन। अकोमोडेट करते हैं हम, मीन्स कि पैरेटल ऑक्लूजन पर हम अपना जो डिज़ाइन बना था उसको हम देखेंगे लगाकर। फिर होता है हमारे पास 5 मिलिंग। मिलिंग जो कि हमारे पास करते हैं हम ING है ये 5 to 10 मिनट्स के अंदर। और फिर सिरेमिक। सिरेमिक मीन्स ब्लॉक कटिंग करते हैं। सही है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्कैनिंग करी वीडियो कैमरे से, फिर हमने इंप्रेशन लिया, फिर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिज़ाइन आ गया कि भाई इस तरीके से हमने डिज़ाइन बनाना है। फिर हमने उस डिज़ाइन को देखा पैलेटल ऑक्लूजन पर लगाकर, फिर मिलिंग करी, फिर हमने सिरेमिक करा। सिरेमिक क्या होता है, ब्लॉक कटिंग करी। ठीक है, अब अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, कैट कैम बहुत हाई टेक्नोलॉजी मेथड है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड मेथड है, ना ही आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मींस कि डॉक्टर ही सारा ऑपरेट। तो आपने अगर आज क्वेश्चन के पोर्सलिन या सिरेमिक्स के अंदर एचिंग किससे करते हैं, तो वो हम करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से। जबकि अदर रेस्टोरेशंस के अंदर जो एचिंग होती है वो होती है फॉस्फोरिक एसिड से, 37% फॉस्फोरिक एसिड से। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस याद रखना है कि दूसरी रेस्टोरेशंस के अंदर एचिंग 37 फॉस्फोरिक एसिड से होती है, लेकिन सिरेमिक्स और पोर्सलिन के अंदर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से होती है। एचिंग करने के बाद हम करते हैं इसके ऊपर लगाते हैं साइलिन कपलिंग एजेंट। सही, क्या लगाते हैं, साइलिन कपलिंग एजेंट, जिसका नाम है हमारे पास, ये नाम पूछते हैं वाइवा के अंदर, 3 मेटाक्राइलॉक्सी क्राइलॉक्सी प्रोपाइल ट्राईमेथॉक्सीसाइलिन ट्राईमेथॉक्सीसाइलिन। ये आपका वाइवा का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइलिन कपलिंग एजेंट। तो यहाँ पर अपना नाम लेना, 3 मेटाक्राइलॉक्सी प्रोपाइल है ये, ट्राईमेथॉक्सीसाइलिन। उसके बाद हम सीमेंटेशन करते हैं साइलिन कपलिंग एजेंट लगाने के बाद। ठीक है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी हमारे पास तरीका होता है जिसके अंदर डॉक्टर जो है मशीन्स को ऑपरेट कर रहा होता है, इंप्रेशन लेना है, स्कैनिंग करना है, डिज़ाइन बनना, वो सारा काम कौन कर रहा होता है, वो सारा काम मशीन कर रही होती है। अच्छा, अब अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस तो हमने देख लिए इतने सारे कि भाई सारा काम मशीन करिए तो ज़ाहिर सी बात है जल्दी काम हो जाता होगा। लेकिन अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है, मीन्स कि हर क्लिनिक पर, हर प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल में आपको ये सब नहीं नज़र आएगा, क्योंकि इसके इक्विपमेंट्स जो मशीन्स वगैरह होती हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। पुअर मार्जिनल फिट है, मार्जिनल फिट मतलब अच्छी नहीं होगी, अच्छे से रिटेंशन नहीं होगी। और हमारे पास जो है, अच्छा, यहाँ तक ये दो इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अब अगर हम बात करें सिरेमिक्स में एचिंग की, सिरेमिक्स या पोर्सलिन में एचिंग की, तो एचिंग हम करते हैं विद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यहाँ पर देखो आपके पास लिखा हुआ है सारा के फाइनल पॉलिशिंग करने के बाद हम माउथ में लगा देते हैं। अब ऑल्टरनेटिव हमारे पास चेयर साइड कैट कैम अप्रोच भी होती है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल कॉपी मिलिंग। मीन्स कि अगर हम कैट कैम नहीं करना चाह रहे तो इसके ऑल्टरनेटिव तरीका क्या होता है, मैकेनिकल कॉपी मिलिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉपी मिलिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। अच्छा, अब बाकी सारा देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ नहीं लिखा हुआ कि किस तरीके से प्रोसीजर है, क्या है। तो कॉपी मिलिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड का नाम याद रखना है मैकेनिकल कॉपी मिलिंग। अब जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं सिरेमिक ब्लॉक के तौर पर, जिसमें से रेस्टोरेशन इज इंक्लूडेड कन्वेंशनल फेल्सपाथिक
पोर्सलिन्स एंड ग्लास सिरेमिक्स। तो मीन्स जो हम सिरेमिक ब्लॉक यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, फेल्डस्पाथिक पोर्सलिन्स या ग्लास सिरेमिक्स मौजूद होता है। फिर यहाँ पे हमने डिसएडवांटेजेस तो देख लिए कैम के, एडवांटेज भी देख लें अगर। तो एडवांटेज क्या है हमारे पास, जो हमारे पास पोर्सलिन बनाने के लिए, सिरेमिक के लिए जो हमें वो करनी पड़ा था, हीट ट्रीटमेंट देना पड़ा था, मीन्स के बर्निंग करनी पड़ी थी, फायरिंग करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद हम सीमेंटेशन करेंगे। सीमेंटेशन करने के बाद फिर हम लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी, फिर हम करेंगे पॉलिशिंग। और पॉलिशिंग करने के बाद हम फाइनल सीटू या जिसको हम कहते हैं माउथ में हम अपना फिट कर देंगे जो भी हमारे पास सिरेमिक्स या पोर्सलिन के ब्रिजेस वगैरह, क्राउन्स वगैरह होते हैं। अच्छा देखो, इसके अंदर जो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी की वो मैं बता रही हूँ। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम वीनियर्स लगाते क्या हैं। अपीयरेंस ऑफ स्टेन और डिस्कलर टीथ को इंप्रूव करने के लिए इसकी थिकनेस 0.5 से 0.8 mm होती है। बनता है किससे, कैट कैम रेस्टोरेशन से बनता है। और जब इसको हमें बाउंड करना होता है तो क्या लगाते हैं, कॉम्पोजिट रेजिंग ल्यूटिंग एजेंट्स लगाते हैं। अच्छा, अब जब एचिंग करनी होती है हम, द बॉन्डिंग सही है, जो हमने एचिंग करनी होगी तो हम वो किससे करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड से करेंगे। लेकिन जो फिटिंग सरफेस होगा वीनियर का उसको हम एच करेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से। सही, तो 2 चीज़ें यहाँ पर, फॉस्फोरिक एसिड भी यूज़ हो रहा है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी यूज़ हो रहा है। तो आपने याद रखना है कि जो वीनियर्स का जो फिटिंग सरफेस होगा ना उससे एचिंग होती है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, जबकि जो बाकी का पार्ट होगा उसकी एचिंग होगी फॉस्फोरिक एसिड से। उसके बाद उसको हम ड्राई करते हैं, फिर ट्रीट करते हैं सालिन कपलिंग एजेंट से, और जिसकी वजह से कॉम्पोजिट रेजिन की बाइंडिंग हो जाती है। कलर ऑफ द अंडरलाइंग टू द स्ट्रक्चर, द एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ द सिरेमिक। सिरेमिक की जो एस्थेटिक क्वालिटी होती है वो ये होती है कि जो अंडरलाइंग टू द स्ट्रक्चर है, मीन्स जो ये कैसा होता है, वो सब अब किसके कंट्रोल में है, वो है मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल में। सही है, वो सब किसके कंट्रोल में है, मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल में, कि भाई कितना टेम्परेचर देना है, कितना बर्निंग करनी है, कितना उसको फायरिंग करनी है। और फिर क्या होता है, डेंटल लेबॉर्ट्री से दूर होता है ये सारा काम। तो कैट-कैम रेस्टोरेशंस का एक फ़ायदा ये भी, जबकि हमने डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब बात करें अगर हम पोर्सलिन वीनियर्स की, पोर्सलिन वीनियर्स ऑफर अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ स्टेन्ड और डिस्कलर्ड टीथ। वीनियर्स का क्या काम होता है, ये हमारे पास जो दांतों में जो नेचुरल टीथ होते हैं उनमें जो डिस्कलर्ड टीथ हो या स्टेन टीथ हो, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम वीनियर्स यूज़ करते हैं। जो लेबियल इनामल की जो उसकी वो होती है, क्या नाम है, थिकनेस, वो 0.5 mm होती है, जबकि वीनियर्स की थिकनेस क्या होती है, 0.5 से 0.8 mm की थिकनेस होगी, ठीक है। और इसको भी हम कैट कैम टेक्निक्स के ज़रिए बना सकते हैं। और इसको हम टूथ एनिमल से जो है बॉन्ड करेंगे बाय यूजिंग कॉम्पोजिट रेजिन ल्यूटिंग एजेंट्स। तो आपने यहाँ पे याद रखना है, हमारे पास है कि जो अल्टरनेटिव तरीका है पोर्सलिन वीनियर्स को यूज़ करने के बजाय अगर हम करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं प्री फॉर्म्ड एक्रिलिक वीनियर्स या पॉलिशेबल कॉम्पोजिट रेजिन वीनियर्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि पोर्सलिन वीनियर्स को यूज़ करने के लिए मतलब अल्टरनेटिव हमारे पास 2 होते हैं, प्री फॉर्म्ड एक्रिलिक वीनियर्स और पॉलिशेबल कॉम्पोजिट रेजिन वीनियर्स, ये 2 तरीके हैं। अच्छा, अगर हम बात करें वीनियर्स की, तो वीनियर्स किस तरीके से होता है, अगर आपने देखा हो कि हम लड़कियां वगैरह जो है वो नेल लगा रही होती हैं, सही है, क्या नाम है, एक्रिलिक नेल्स वगैरह यूज़ कर रही होती हैं या प्लास्टिक के नेल्स वगैरह यूज़ होती है, मीन्स जो थिन शेल लाइक स्ट्रक्चर लगा रही होती हैं। तो वीनियर्स ऐसी होते हैं कि टुथ हमारे पास रिजर्व मौजूद है, मीन्स कि टुथ निकला हुआ नहीं है, टूथ मौजूद है, बस वो क्या डिस्कलर्ड है या उसके ऊपर धब्बे पड़े हुए हैं, स्टेन्ड है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम उसके ऊपर ऐसे थिन लाइक स्ट्रक्चर चढ़ा देते हैं, वीनियर्स जिसको कहते हैं। अब जिसकी अपीयरेंस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ये आपका पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। द अपीयरेंस ऑफ द वीनियर टूथ डिपेंड्स ऑन द, किस पर डिपेंड करती है, कलर ऑफ द अंडरलाइन टूथ स्ट्रक्चर, जो नीचे जो टूथ का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कलर पर डिपेंड करेगी, सिरेमिक की एस्थेटिक क्वालिटीज़ पर और ल्यूटिंग कॉम्पोजिट के शेड के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारे पास वीनियर टूथ होते हैं उनकी अपीयरेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, जो नीचे दांत होता है मौजूद वो उसके उस पर, सिरेमिक्स पर, और जो ल्यूटिंग कॉम्पोजिट हम यूज़ कर रहे थे उस पर। हमारे पास एक पार्ट होता है सिरेमिक पार्ट पोर्सलिन पीएफएम का, और एक पार्ट होता है अलॉय पार्ट। अलॉय पार्ट मीन्स के हमारे इसके अंदर मेटल मौजूद होगा। सिरेमिक पार्ट जो होता है इसके अंदर मेजर पार्ट होता है, और जो अलॉय पार्ट होता है वो माइनर पार्ट होता है, मीन्स कि थोड़ा सा मेटल लगा हुआ होगा। फेल्डस्पाथी पोर्सलिन के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, अच्छा इसको हम बाद में देखते हैं। ये क्या करता है, हमारे पास थर्मल स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेंथ ऑफ सिरेमिक को कम करता है, और फ्लैक्चरल स्ट्रेस जो कि हमारे पास हो जाता है 50 MPa। ये जबकि जो अलॉय पार्ट होता है ये फ्यूजन टेम्परेचर इसका बहुत अच्छा होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत अच्छी होगी इसकी, रिजिड होगा, मीन्स के सपोर्ट करेगा, हमारे पास ये जो ब्रिटल पोर्सलिन है उसको सपोर्ट कर रहा होता है।
अच्छा जी, तो अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पर, पोर्सलिन फ्यूज़ टू मेटल, जिसको हम कहते हैं पीएफएम। सही है, अभी पीएफएम क्या है, मीन्स कि पोर्सलिन फ्यूज़ टू मेटल, मीन्स कि हमारे पास जो पोर्सलिन होता है उसके अंदर हम मेटल ऐड कर देते हैं। सही है। अब ये क्या काम है कि पोर्सलिन का हमने देखा था कि एस्थेटिक्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी नहीं होती, मीन्स कि ब्रिटल होता है। जबकि मेटल हमारे पास क्या होता है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मिलाकर बना लेते हैं पीएफएम। पोर्सलिन के अंदर फ्यूज़ कर दिया मेटल को, पोर्सलिन से एक प्रॉपर्टी ले ली उसकी एस्थेटिक्स, और मेटल ले लिया हमने उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे अब जो हमारे पास मटेरियल आएगा उसके अंदर दोनों चीज़ होंगी, वो एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा होगा और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये कहलाता है पीएफएम। अब अगर हम बात करें सिरेमिक पार्ट ऑफ पीएफएम की, सिरेमिक पार्ट ऑफ पीएफएम, ये मीन्स के एंटीरियर क्राउन्स में जब हमारे पास एंटीरियर टिप में हमारे पास जो पोर्सलिन क्राउन्स बनते हैं, वो किस मेथड के थ्रू बनते हैं, वो बनते हैं लेयरिंग टेक्निक के थ्रू। अच्छा जी, अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें पीएफएम क्राउन्स के, तो पीएफएम क्राउन ज़ाहिर सी बात है, अगर आप जैसे कि ये हमारे पास टूथ है, इसके ऊपर आपने ब्रिज लगाया, सही है, तो आपको ब्रिज लगाने के लिए टूथ को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, टूथ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो लेकिन पोर्सलिन पीएफएम क्राउन्स में क्या होता है कि अगर ये पोर्सलिन का टूथ या ब्रिज हमने बनाया है या क्राउन बनाया है, तो उसके नीचे हमारे पास मेटल भी लगा हुआ होता है, मीन्स कि हमें एक्स्ट्रा थिक जो है थिन करना पड़ेगा, अपने जो नेचुरल टूथ हो उसको एक्स्ट्रा में थोड़ा सा और प्रिपेयर करना पड़ेगा। मीन्स कि अगर सिंपल पोर्सलिन था तो उसके अंदर मुझे सिर्फ इतना सा अपना जो नेचुरल टूथ था वो काटना पड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ टूथ हमें वो करनी पड़ती है, रिमूव करनी पड़ती है। अटैचमेंट की अगर हम बात करेंगे, पोर्सलिन विनियर्स कैसे अटैच होते हैं, तो वो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं। फिर हमारे पास एक टेक्निक होती है लेयरिंग टेक्निक। ये लेयरिंग टेक्निक कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, एंटीरियर क्राउन्स के अंदर। एंटीरियर क्राउन्स के अंदर जब पोर्सलिन की, अच्छा, तो अभी हमने क्या देखा कि पीएफएम क्या होता है, पोर्सलिन प्लस मेटल दोनों का फ्यूजन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीएफएम कहते हैं। अच्छा, जो पोर्सलिन है उसको हम सिरेमिक पार्ट ऑफ पीएफएम भी कहते हैं और मेटल को हम अलॉय पार्ट ऑफ पीएफएम कहते हैं, ठीक है। सिरेमिक पार्ट जो होता है वो मेजर पार्ट होता है, मतलब कि अगर ये आपने ये क्राउन बनाया है किसी पेशेंट के लिए, ये चीज़, तो इसमें देखो मेटल सिर्फ ये इतना सा मेटल लगा हुआ होगा, वो भी इंटीरियर साइड पे, मतलब अंदर की साइड पे, इनर साइड पर लगा हुआ होगा। जबकि जो बाहर सारा जितना भी मेजर पार्ट है वो क्या होता है, सिरेमिक पार्ट होता है, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, हमें एस्थेटिक्स प्रोवाइड करता है, और जो अलॉय पार्ट होता है वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पीएफएम के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस है कि अगर हम उसको सिंपल हम जो है यूज़ करें सिरेमिक को, तो वो क्या होता है, ब्रिटल होता है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती। जबकि पीएफएम क्या होता है कि मेटल फ्यूज़ होने की वजह से इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज लिखा हुआ है कि कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ टूथ सब्सटेंस मस्ट। तो इसके अंदर डिसएडवांटेज के अंदर हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा थिकनेस टूथ कौन सा, नेचुरल जो टूथ है उसकी सब्सटेंस की, वो हमें रिमूव करनी पड़ती है, किस लिए, टू अलाउ स्पेस फॉर मेटल कॉपिंग एंड वीनियर्स। किस लिए, जो मेटल कॉपिंग हम कर रहे हैं, मतलब ये जो क्राउन लगा रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, मतलब नेचुरल जो टूथ होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा रिमूव करना पड़ रहा होता है। ऐसी बात है, फ़र्ज़ करो अगर ये हमारे पास सिंपल सिरेमिक क्राउन है, मैंने जो नेचुरल टूथ मेरे पास नीचे था, मैंने उसको हल्का सा रिमूव किया और इसके ऊपर ये कैप चढ़ा दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये मेटल पार्ट भी आ रहा है, तो क्या होता है, जो नेचुरल टूथ होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा रिमूव करना पड़ रहा है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर हम इसकी टूथ प्रिपरेशन की बात करें, मतलब जो हमने कहा कि टूथ को हमें रिमूव करना पड़ता है, तो ये थोड़ी कि हम अंधाधुंध बस जो है ऐसे रिमूव कर दें। हमें इसकी पूरी प्रिपरेशन बतानी करनी होती है, जो कि हमें बुक में बताई हुई है कि भाई इस जगह से इतनी-इतनी थिकनेस हमें रिड्यूस करनी है। वो मैं आपको डायग्राम से देख के बताती हूँ। अभी आपने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि जो टूथ हम प्रिपेयर करते हैं उसकी थिकनेस, जो फाइनल टूथ की हमें जो मतलब थिकनेस आनी चाहिए ना, वो 1.5 आनी चाहिए। जबकि हमारे पास जिसके अंदर क्या होगा, जो मेटल कॉपिंग होगी वो होगी 0.3 से 0.5 और पोर्सलिन जो होता है ना 1 होता है। मतलब मैंने नेचुरल टूथ अपना 1.5 रिमूव कर दिया। जब मैंने इसको रिमूव करा तो मैंने जो अपना क्राउन लगाया है ना, उसमें जो 0.5 होगा वो मेटल इसको कवर कर लेगा, और 1 जो है ना पोर्सलिन कवर कर लेगा। तो इस तरीके से ये ओवरकम हो जाता है। जो पोर्सलिन की फिनिशिंग लाइन होती है ना, मतलब जो पोर्सलिन का जो फिनिशिंग लाइन वाला पॉइंट होता है, वो कौन सा होता है, फ्लैट शोल्डर लेबियल प्रॉक्सिमल एरिया पर। जबकि अगर हमने पीछे देखा पोर्सलिन फिनिशिंग लाइन, और अगर हम बात करें मेटल फिनिशिंग लाइन की, तो मेटल फिनिशिंग लाइन हमारे पास कहाँ पर आती है, चैम्बर या बेवल पर। अभी चैम्बर और बेवल क्या होते हैं, ये मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ।
अगर हम बात करें यूजेस ऑफ सिरेमिक्स की, तो आपने देखा सबसे पहले कि इसको हम एज ए इनले यूज़ कर सकते हैं, ऑनले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज अ वीनियर हम इसको यूज़ करते हैं सिरेमिक्स को, क्राउन्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, सही है। और सिरेमिक डेंटल इम्प्लांट्स, अब डेंटल इम्प्लांट्स भी आ गए हैं सिरेमिक्स के बने हुए, जिसको हम कहते हैं सिरेमिक डेंटल इम्प्लांट्स, यहाँ पे सिरेमिक लिख लेना। तो सिरेमिक के यूजेस क्या हैं कि इनलेज में यूज़ हो रहे हैं, ऑनलेज में यूज़ हो रहे हैं, वीनियर्स में, क्राउन्स में, ब्रिजेस में और सिरेमिक डेंटल इम्प्लांट्स में, ठीक है। अब वन बाय वन हम सारी चीज़ें देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑनले, इनले, वीनियर्स, ठीक है। तो उससे पहले अगर हम इनले की बात करें, तो इनले इज़ अ फिक्स्ड इंट्राकोरोनल रेस्टोरेशन, सही है। इंट्राकोरोनल रेस्टोरेशन है कैसी, फिक्स्ड, मेड आउटसाइड द टूथ, मतलब ये लैब में बनाया जाता है, देन ल्यूटेड इन माउथ, और फिर उसके बाद इसका हमारे पास क्या होता है, माउथ में ल्यूट किया जाता है। जबकि अगर हम ऑनले की बात करें, तो ये हमारे पास रिस्टोर वन और मोर कस प्लस ऑक्लूजल सरफेसेस। ऑनले क्या होता है, एक ऐसे क्राउन, एक ऐसा पार्ट जो कि हमारे पास कस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, और इसकी रिटेंशन कैसे होगी, बाय मैकेनिकल और एडहेसिव मीन्स। फिर आ जाते हैं वीनियर्स। वीनियर्स क्या होते हैं, हमारे पास थिन शीट ऑफ मटेरियल यूजुअली यूज्ड एज फिनिश और प्रोटेक्टिव ऑर्नामेंटल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इसी चैप्टर के अंदर वीनियर्स के टॉपिक में, कि वीनियर्स हमारे पास क्या होते हैं, कोई स्टेन वगैरह लग गए तो हम उसमें वीनियर्स को हम जो है यूज़ करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव ऑर्नामेंटल, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्या है नेक्स्ट, क्राउन्स। क्राउन्स क्या होता है, हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। पीएफएम क्राउन्स भी होंगे, मींस पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स, ऑल सिरेमिक क्राउन्स, मतलब इसके अंदर कोई मेटल इंड्यूस नहीं होगा, सब सारा जो है ना सिरेमिक का क्राउन बना हुआ होगा। ये ऑल गोल्ड क्राउन्स बने होते हैं, आपने देखा होगा कि गोल्ड के क्राउन्स भी लगे हुए होते हैं। क्राउन होता है क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट है जो कि रिस्टोर करती है हमारे पास मिसिंग टूथ स्ट्रक्चर को, मतलब पूरा एक टूथ हमारे पास मिस हुआ हुआ है, या सॉरी क्राउन क्या होता है, अच्छा चलो इसको यहाँ क्लियर करते हैं। हम जो है ना बहुत ज़्यादा क्राउन को ही आप लोग आसान अल्फाज में आप लोग बोलते हैं कैपिंग हुई है, सही है। वो होता है क्राउन। क्राउन क्या होता है, सिंगल टूथ पे, सिंगल टूथ पर आप कोई एक चीज़ चढ़ा दो, वो है क्राउन। ब्रिज क्या होता है, आपके पास कि एक दांत है, सही है, वो ख़राब हो गया, समझो इतना उसका जो है ना उसके ऊपर ये सारी कैविटी लगी हुई, आप पहले क्या करोगे, बार से आप पूरी कैविटी क्लीन करोगे, सही है। ये तो हो गया आपके पास क्राउन का, कि आपने कैविटी क्लियर करी और ये सारा बना दिया। अब ब्रिज में क्या हुआ कि आपने कैविटी बनाई, सही, ये सब ये सारा केरीज वगैरह जो थी वो सबको, डेब्रिस वगैरह उन सबको क्लियर करा। उसके बाद आप देखते हो कि भाई यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा हुआ, मतलब आप इसके ऊपर अगर लगाओगे तो उसको सपोर्ट नहीं मिल रही। क्राउन के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास जो नेचुरल टूथ है वो रिटेन्ड है, मतलब वो है आपके पास और आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है वो आपके किसी भी आर्टिफिशियल सब्सटेंस को, तो आप एक सिंगल इस पे क्राउन लगा दोगे सिंगल टूथ के लिए। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ जगह ही नहीं बची, कोई नेचुरल टूथ ही नहीं बचा, रूट कनाल वगैरह हमने कर दी कि भाई अब नेचुरल टूथ नहीं है, तो हमें सपोर्ट के लिए फिर क्या करना पड़ता है, हमें बराबर वाले 2 दाँतों को भी यूज़ करना पड़ता है। उनको भी थोड़ा-सा क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब थोड़ा-सा काटना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा नेचुरल टूथ को, और फिर इस तरीके से ब्रिज। तो क्राउन और ब्रिज में ये डिफ़रेंस है, क्राउन सिंगल टूथ के लिए होता है और ब्रिज जो है सिंगल टूथ के लिए ही है, लेकिन साथ में 2 दाँतों को भी हमें साथ में मिलाना पड़ता है। ब्रिजेस क्या हैं, डेंटल प्रोसेसेस दैट ल्यूटेड, स्क्रूड और, ठीक है, क्या है कि किस तरीके से ल्यूट किया जाता है, या तो स्क्रू लगा दिया या तो फिर मैकेनिकली अटैच करा नेचुरल टूथ से। जबकि सिरेमिक डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, ये मेटल फ्री इम्प्लांट्स हैं। इम्प्लांट्स आपको मैंने बताया था क्या होते हैं, तो उसमें ये हमारे पास क्या है, मेटल फ्री है, उसके अंदर कोई मेटल नहीं होगा, सारा सिरेमिक होगा, या इसको हम सिरेमिक ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स भी कहेंगे। अच्छा जी, तो देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इनले क्या है, ऑनले क्या है और क्राउन क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सिर्फ ये इतना सा पार्ट ये जो है ना, ये होता है हमारे पास इनले। इसके अंदर देखो कस्ट इन्वॉल्व नहीं है, जबकि ऑनले के अंदर क्या है, आपके पास ये जो कस्ट है ना, ये जो उभरा हुआ जिसको पार्ट होता है, इसको हम कस्ट कहते हैं। अगर आपने मेरे पास चैप्टर नंबर 2 की वीडियो, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखी हो, ठीक है। जबकि क्राउन क्या है, देखो पूरा जो नेचुरल टूथ का क्राउन होता है ना, उस पूरे पार्ट को आप जो है ना सब्सटीट्यूट करवा दें, आर्टिफिशियल पार्ट्स है तो उसका कहते हैं हम क्राउन। जबकि यहाँ पर देखो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा क्राउन और ब्रिज में, कि एक सिंगल उसके ऊपर हमने क्राउन लगाया, एक पार्ट लगाया हुआ, वो है क्राउन। जबकि क्या है, आपके पास यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, मतलब कोई नेचुरल चीज़, नेचुरल टूथ मौजूद नहीं है। तो उसकी सपोर्ट के लिए हमने छोटे वाली जो इनके जो ये बराबर वाले दांत हैं, इनको भी हमने छोटा किया और ऐसे फिर हमने ब्रिज लगा दिया, ठीक है। तो क्राउन, ब्रिज, इनले, ऑनले, इनके डिफरेंस आपको आई होप कि समझ आ गया होगा यहाँ से। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है,
वीनियर्स, तो वीनियर्स देखें आपके पास क्या है कि आपको नज़र आ रहा है कि बाकी सारे दांत साफ़ हैं, बिल्कुल क्लियर है वाइट, लेकिन ये वाला क्या है थोड़ा सा येलोइश है या स्टेन पड़ा हुआ है, ठीक है, या स्टेन है या येलोइश है। तो उस पर हम एक छिलका टाइप समझो, सही, इसको इस तरीके से समझो, एक थिन शेल लाइक स्ट्रक्चर आप इसके ऊपर लगा दे तो देखो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो ये होते हैं वीनियर्स। अब बात करते हैं हम टूथ प्रिपरेशन का। हमने देखा था कि टूथ प्रिपरेशन क्या होती है, हमने इसे देख लिया था कि 1.5 mm थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इतना ज़्यादा याद नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है, लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा था तो उसको देख लेते हैं। ये देखो, ये वाला पार्ट है चैम्बर पार्ट, ठीक है, और ये वाला जो बिल्कुल क्राउन और रूट, मतलब ये हमारे पास क्राउन पार्ट होता है और ये नीचे हमारे पास रूट्स होती हैं। तो जहाँ से क्राउन और रूट बिल्कुल कोने पे मिल रहे हो ना, उसको हम कहते हैं शोल्डर, सही है। तो ये हमारे पास 1 mm शोल्डर से हम करते हैं और चैम्बर से हम 0.5 mm करते हैं। बाकी जो रूट पार्ट है वो यहाँ से भी हमने बताया हुआ है कि इतनी इतनी रिडक्शन कर रहे हैं। ये सारा वही लिखा हुआ है कि हमारे पास एक्सियल पार्ट, ठीक है। अब ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है, लिंगुअल फोसा क्या होता है, लिंगुअल क्लियरेंस क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा सही से नहीं जो है ना भी समझ आएंगी और ना ही जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको बस इतना याद रखना है कि ये चीज़ कि ड्यूरिंग टूथ प्रिपरेशन इट इज़ नेसेसरी टू अलाउ 1.5 mm थिकनेस फॉर मेटल कॉपिंग। 1.5 mm की थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। और जो मेटल कॉपिंग के लिए वो हमारे पास 0.3 से 0.5 mm और पोर्सलिन के लिए 1 mm होनी चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ पोर्सलिन मीनियस 1 mm। अगर कटिंग नॉट आइडियल हो, अब यहाँ पर ये वाइवा का सवाल है कि हमने टूथ प्रिपरेशन करी, सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि कितने mm थिकनेस होनी चाहिए मेटल के लिए और पोर्सलिन के लिए। दूसरी चीज़ फिर ये पूछेंगे कि अगर हमारे पास हम जो हमें मतलब वैल्यूज़ बताई हुई हैं, हम इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी प्रिपरेशन ना करें तो क्या होगा। तो हमारे पास 2 डिफेक्ट्स लिखे हुए हैं। एक तो बल्कि रेस्टोरेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब उठा हुआ दाँत हो जाएगा और क्रीम स्पॉट्स आ जाएंगे, सही है। बाकी यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ जो नोट्स में भी हमने लिखा है कि पोर्सलिन की फिनिशिंग लाइन कहाँ पर आती है, फ्लैट शोल्डर या ऑन लेबियल एंड प्रॉक्सिमल एरिया, जबकि मेटल की फिनिशिंग लाइन आती है चैम्बर और बेवल पे। अब हमने पढ़ा था कि पीएफएम जो है हमारा, तो ये पीएफएम जो है जिसके अंदर मेटल फ्यूज्ड है, तो अब वो मेटल क्या होते हैं, मतलब कौन से अलॉय यूज़ करते हैं। तो हम 4 किस्म के अलॉय यूज़ करते हैं, हाई गोल्ड अलॉय, लो गोल्ड अलॉय, सिल्वर पैलेडियम और निकल क्रोमियम, ठीक है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ज़रा। हमारे पास लिखा हुआ है हाई गोल्ड अलॉय। हाई गोल्ड अलॉय जो होता है उसके अंदर गोल्ड होता है 85%, प्लेटिनम 10% और बाकी सारे होते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर इसका बहुत लो होता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ लेस देन आइडियल। फिर बात करें हम लो गोल्ड अलॉय की, तो लो गोल्ड अलॉय के अंदर 50% गोल्ड होता है, 30% प्लेटिनम होता है। सेम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि हाई गोल्ड की होती हैं। ये हमारे पास थ्योरी का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा अलॉय है जिसकी प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं हाई गोल्ड से, तो वो है लो गोल्ड अलॉय। ग्रेटर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मेल्टिंग रेंज और कॉस्ट सेविंग होता है, मतलब ज़्यादा, यानी कि जाहिर सी बात है कि उसके अंदर हमें 100% गोल्ड लेना पड़ रहा है, तो गोल्ड आपको पता आजकल कितना महंगा हो रहा है, इसके अंदर 50% गोल्ड है, तो थोड़ा सस्ता होगा, थोड़ा चीप होगा हाई गोल्ड अलॉय से। फिर बात करते हैं हम सिल्वर प्लेडियम की, तो सिल्वर प्लेडियम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर 60% पैलिडियम होता है, 30% सिल्वर, 10% इंडियम या टिन। हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मेल्टिंग रेंज होती है गोल्ड अलॉय से। कॉस्ट इफेक्टिव होता है और केयर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कास्टिंग, और ड्यूरिंग कास्टिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना पड़ता है इसको बनाते हुए, काम करते हुए। कास्टिंग आपने पढ़ा हुआ है पूरा चैप्टर, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपके पास जो है वीडियोस मेरी होंगी इन्वेस्टमेंट एंड कास्टिंग वाली, तो उसमें से आप देखिएगा कि व्हाट इज़ कास्टिंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास निकल क्रोमियम। निकल क्रोमियम के आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि 70 to 80% निकल क्रोमियम होता है, 10% हमारे पास क्रोमियम मौजूद है। बहुत ज़्यादा हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, कास्टिंग श्रिंकेज जिसकी बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है पोर्सलिन के साथ वो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट फेवरेबल अलॉय कौन सा होगा पोर्सलिन के लिए, तो आप कहेंगे कि लो गोल्ड अलॉय, क्योंकि वो चीप इफेक्टिव भी है और उसकी प्रॉपर्टीज़ गोल्ड अलॉय से भी मिलती जुलती हैं। फिर हमारे पास एक चीज़ लिखी हुई है कि बॉन्डेड प्लेटिनम फॉइल, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अलॉयज़ मौजूद हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि पीएफएम के साथ प्लेटिनम फॉइल भी हम बॉन्ड कर देते हैं। अब प्रॉब्लम विद पीएफएम इज कंसिडरेबल टू सब्सटेंस मस्ट रिमूव टू अकोमोडेट मेटल एज वेल एज पोर्सिलिन।
PFM के अंदर हमें क्या मसला आ रहा था, उसके अंदर हमें मसला ये आ रहा था कि जो नेचुरल टूथ था उसको बहुत ज़्यादा हमें रिमूव करना पड़ा था। तो उसको हमें अपने जो मतलब जो नेचुरल टूथ है उसको सेव करने के लिए एक हमने ऑल्टरनेटिव अप्रोच लगाई, वो क्या है, बॉन्डेड प्लेटिनम फॉइल। सही है, मीन्स कि पोर्सिलीन को जो PFM की डिसएडवांटेज था, इसका डिसएडवांटेज था कि जो नेचुरल टूथ है हमारे उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हमें रिमूव करना पड़ा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने बॉन्डेड प्लेटिनम फॉइल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या है, ये आगे देखते हैं। आउटर फॉइल एंड इनर फॉइल। सही है, इसके अंदर क्या होता है, ये भी जैसे हमारे पास PFM के अंदर था कि इनर पार्ट पर मेटल था और आउटर पार्ट पर सिरेमिक था, ऐसे यहाँ पर दो फॉइल होते हैं, आउटर फॉइल और इनर फॉइल। आउटर फॉइल इज टिन प्लेटेड, आउटर फॉइल कैसा होगा, टिन प्लेटेड होगा। देन पोर्सलिन क्राउन इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट, फिर उसके ऊपर पोर्सलिन क्राउन बनाया जाएगा। जबकि जो इनर फॉइल होता है वो प्रिवेंट करते हैं क्रैक फॉर्मेशन। ये भी हमारे पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि बॉन्डेड प्लेटिनम फॉइल इनर फॉइल प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करे, तो वो क्रैक फॉर्मेशन प्रिवेंट करे, बट रिमूव्ड प्रायर टू सीमेंटेशन ऑफ क्राउन। लेकिन फिर उसको हम रिमूव कर देंगे, मतलब इनर फॉइल को हम रिमूव कर देंगे जब हम क्राउन की सीमेंटेशन कर रहे होंगे। सिर्फ उसका काम क्या है, क्रैक फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना। जब वो सारा काम उसका हो जाएगा तो फिर उसको हम बोलेंगे कि भाई चलो तुम्हारा काम हो गया, अब हमने क्राउन की अपनी सीमेंटेशन करनी है। फिर हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है कैपिलरी टेक्नोलॉजी, जिसको हम कैपटेक भी कहते हैं। पोर्सलिन मेटल रेस्टोरेशंस को बनाने के एक दूसरा तरीका ऑल्टरनेटिव मींस है। सही है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम मेटल को सबस्ट्रक्चर करते हैं 2 स्टेजेस के अंदर। बाकी इसके अंदर कोई भी चीज़ आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट की नहीं है। तो आई होप कि आपको अभी चैप्टर क्लियर हो गया होगा, सिरेमिक्स एंड पोर्सलिन फ्यूज्ड टू मेटल। थैंक यू।